नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक और वीडियो में स्वागत है। मैं आप लोगों से धीरे धीरे और ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरी चर्चा आप लोगों से कल तक थी कि हमने चर्चा जो प्रारंभ की वो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्रारंभ की थी और हमने एक शोध अध्ययन के तरीके से पढ़ना चाहा था। हमारा उद्देश्य था कि हम इस पर एक अच्छी खासी रिसर्च जानकारी अध्ययन करें और जो अध्ययन से हमें प्राप्त होता है उसको आप लोगों से बांटें। ये हमारा और मेरा आप लोगों से बात करने का प्रमुख उद्देश्य है कि जो विषय का चुनाव मैं करूं उसके ऊपर अध्ययन करूं और बांटूं, बात करूं उसके ऊपर। ये जो चीज़ अध्ययन मैं करूंगा उसको आप लोगों से बांट कर मुझे अच्छा लगेगा और ये मेरे लिए एक सृजन का अच्छा माध्यम है, तो जिससे मैं कुछ बना सकता हूँ। मैंने अपना चैनल बनाया। तो हम आ जाते हैं मुद्दे पर कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा था उसकी हम बात पर आ जाते हैं। तो हम लोग कल तक जो अध्ययन किया उसके बारे में सर्वप्रथम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि हमारी शुरुआत जो हमने की थी वो जलवायु परिवर्तन के मूल आधार को समझने से की थी। हमने उसकी प्रक्रिया को समझा कि यह किस प्रकार होती है कि सूर्य का तापमान पृथ्वी से, जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी से टकराकर परावर्तित होता है तो ग्रीन हाउस गैसें उसकी ऊष्मा को सोख लेती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म बनाए रखती हैं। और इस एटमॉस्फेयर जिसकी अधिक गर्म होने से हमें ये क्लाइमेट चेंज या जो पृथ्वी के ताप में बढ़ाव जैसी समस्या, जो विभिन्न प्रकार की आधुनिक समस्याओं के होने का कारण है, वो आवश्यक भी है एक नज़र से देखा जाए। क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैसें नहीं होंगी तो हमारा जो पृथ्वी का तापमान है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और जो सूर्य का ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो हमें दिन में ही प्राप्त हो सकेगी, परंतु रात को वो ऊर्जा जब जैसे ही दिन खत्म होगा वो रात को पूरी ऊर्जा परावर्तित हो जाएगी और जो हमारी पृथ्वी है वो उसका तापमान माइनस में चला जाएगा। ये इफ़ेक्ट होगा अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि गैसें हैं। तो जलवायु परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल कारण ही इन गैसों की अधिकता है। तो वो किस तरीके से है, जिसके विषय में हमने कल तक चर्चा की कि जैसे मानवीय क्रियाओं के कारण जब मानव दोहन करता है और फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ, जब पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पूर्ण उत्तर औद्योगिक काल था, उसमें जब फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ तो कार्बन उत्सर्जन की मात्रा पिछले सदियों जो बहुत अधिक बढ़ने लगी। ये धीरे धीरे बढ़ा और जैसे जैसे हमारा जो समाज है वो विकसित होने की दिशा में बढ़ा, तो विकसित होने के लिए हमें कुछ साधनों की आवश्यकता थी, हमें बिजली की आवश्यकता थी, हमें ऊर्जा की आवश्यकता थी, जिसके लिए हमने तरीके अपनाए। कोयले का हमने खनन किया और उसकी मदद से बिजली उत्पादन इत्यादि चीज़ें मानवीय क्रियाओं के माध्यम से किया। और हमारा यातायात है, इस तरह के कारक हैं जो जलवायु परिवर्तन में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक भूमिका अदा करते हैं। तो एक चीज़ है कि जलवायु परिवर्तन, एक चीज़ हमें समझ में आई कि जलवायु परिवर्तन जो आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है और जो दूसरा कारक है वो किस तरीके से मानव से जुड़ी हुई है, हमें ये बात समझनी होगी कि एक जलवायु परिवर्तन जो समस्या है सामने और उसका जो कारण है वो है मानव। ये मैं नहीं कह रहा, ये समाज जो वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध हो चुका है और ये जो मूल कारण है वो मानव है। अब
किस प्रकार जब मानव की प्रक्रियाओं के कारण जब कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, मांस भक्षण के कारण इत्यादि जब गैसें उत्सर्जित होती हैं तो ये वातावरण में जाकर इन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को बढ़ाती हैं। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं ये पृथ्वी सूर्य से सोखती हैं। अब ये तापमान अब ये जलवायु जो परिवर्तन, पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो उसका तापमान उतना ही बढ़ेगा जितनी ये ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ेगी। और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कैसे बढ़ती है, हमने देखा मानवीय क्रियाओं से। मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं कि दो तीन चीज़ें देख लेते हैं मानवीय क्रियाओं में जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक या बहुत ही ज़्यादा इन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन इन मानवीय क्रियाओं के माध्यम से होता है। तो कुछ चीज़ें हम गिनने का प्रयास करते हैं। तो पहली चीज़ हो गई, औद्योगिक काल के बाद इंजन का आविष्कार हुआ। तो जब फैक्ट्रियां लगी और बिजली का उत्पादन शुरू हुआ तो बिजली उत्पादन के लिए कोयले को जलाया जाने लगा। कोयले के जलाकर बिजली का उत्पादन शुरू हुआ। तो जब कोयले को जलाया जाता है और बिजली का उत्पादन किया जाता है, ये पूरा ही प्रोसेस है जो उसमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये पहला कारक है, जो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जब वातावरण में जाकर मिल जाती है ग्रीन हाउस गैसों के साथ, मतलब वातावरण में एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पहले से अवेलेबल है, परंतु मानवीय क्रियाओं के अप्रत्याशित खनन, कोयले के खनन और इस ये जो खनन है, कोयले का जलाना जाए, इससे और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तो जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है उसमें अधिकता व्यापक रूप से होती है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता उधर व्यापक रूप में होगी तो वो सूर्य से प्रकाश और गैस की मात्रा बढ़ेगी तो ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जाएगी वो अधिक मात्रा में ऊष्मा ग्रहण कर लेगी, तो वातावरण में तापमान बढ़ने लगेगा। जो वातावरण का तापमान, एक आंकड़ा सामने आया है कि जो औद्योगिक काल है उसके पहले का जो आंकड़ा है और जो उसके बाद का आंकड़ा है वो कुछ ऐसा है कि औद्योगिक काल के शुरुआत हम 80s के दौर जब औद्योगिक काल शुरू हुआ उधर से मान लेते हैं, और अब तक जलवायु परिवर्तन में 1.1 डिग्री कुछ की वृद्धि हो गई है। अब ये उसके पहले प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऐसा आंकड़ा नहीं था, सब संयत अवस्था में चीज़ें थी, परंतु ये जैसे ही औद्योगिक काल आया और कोयले का खनन इत्यादि मानवीय क्रियाएं बढ़ी तो वातावरण में इन गैसों की अधिकता बढ़ी। और जब इन गैसों की अधिकता बढ़ी तो इस तरह की हमें कारक देखने को मिले। पहला हमने कोयले का खनन लिया, दूसरा है यातायात। जब औद्योगिक काल के पश्चात इंजन का आविष्कार हुआ तो यातायात का आविष्कार, जो यातायात हुआ और जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये कार किससे चलती है? कार चलती है पेट्रोल से। और जब कार ये सब पेट्रोल का जब कार चलती है इससे कार्बन उत्सर्जित होता है। और ईंधन, जितने प्रकार के ईंधन का उपयोग ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है उसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में कोयले का ये यातायात में इस बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, उत्सर्जित होती हैं। तो हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होकर कहाँ जाती हैं? वो हमारे वातावरण में जाती हैं और सूर्य का प्रकाश उन की वो जो ऊष्मा है वो सोख लेती हैं और हमारा वातावरण जो टेम्परेचर है पृथ्वी का औसत वो और गर्म हो जाता है। जैसे जैसे मतलब कि ग्रीन हाउस गैसें की अधिकता वातावरण में बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जलवायु जो ग्लोबल वार्मिंग है वो उसकी मात्रा बढ़ेगी, वो और वार्म होगी और गर्म होगी। तो ये दूसरा कारक है ट्रांसपोर्टेशन। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण भी बोल सकते हैं वो है मांस भक्षण। मांस भक्षण की जो प्रक्रिया है उससे बहुत अधिक मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन होता है। मीथेन गैस जानवरों से निकलती है और हमारे देश में जानवरों का
ज़बरदस्ती उनको पैदा किया जाता है और उनको खाया, जो उनका भोजन के लिए उपयोग किया जाता है, ये प्रक्रिया ही जो है पूरी इनसे ग्रीन हाउस गैस मीथेन गैस जानवरों से निकलती है, जो ऐसा मान्यता है वैज्ञानिकों कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा को सोखती है। तो तीसरा कारक ये हो गया। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, जानकारियाँ थीं कि किन कारणों से जलवायु परिवर्तन होता है, और हमने कारक गिनाए, ये थी कुछ चीज़ें थीं। हमने कागज़ में कुछ तैयार किया है कि आधार है, पृथ्वी में जीवन एक संयत तापमान के कारण संभव है। हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। हम अपना जो बेसिक हमने लिख के तैयार किया है आज मैं उसको पढ़ के बता देता हूँ। हमारे वातावरण में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जो कि इस प्रकार है कि नाइट्रोजन जो पाई जाती है हमारे वातावरण में वो 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन 0.0005%। ये गैसें की मात्रा हमने पढ़ रखी है और हमें पता है कि ऐसा समान होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब वातावरण में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, परंतु कुछ गैसों का कार्य अति महत्वपूर्ण और पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मैं ग्रीन हाउस गैसें की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो पृथ्वी को ऊर्जा रात को नहीं मिल पाएगी, और पृथ्वी का आसमान में रात को ऊर्जा नहीं रहेगी। दिन में तो वो सूर्य से प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर लेगा, परंतु रात में माइनस में चला जाएगा, तापमान और जीवन संभव नहीं हो पाएगा एक तरीके से। ग्रीन हाउस गैसों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं उनके नाम हैं ओजोन गैस O3, मीथेन जिसकी हमने बात करी, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प भी है। ग्रीन हाउस गैसों का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कार्य वायुमंडल के तापमान को जीवन योग्य बनाए रखना है। प्रकृति में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तब आता है तो ओजोन परत बहुत सारे विनाशकारी तत्वों को ओजोन गैस रोक लेती है, और सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी ऊष्मा ग्रहण करती है, पृथ्वी में जीवन संभव हो पाता है। मतलब कि जिन ग्रीन हाउस गैसों की हम निंदा करते हैं जलवायु परिवर्तन के चलते, वो उपयोगी हैं, आवश्यक भी हैं। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी से परावर्तित होकर जो वापस जाता है, तो ग्रीन हाउस गैसों उस प्रकाश की ऊष्मा सोख लेती हैं और पृथ्वी का वायुमंडलीय तापमान संयत बना रहता है, जितना जीवन के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों का पृथ्वी में जो जीवन उसमें योगदान बड़ा है। पृथ्वी में संयत वायुमंडलीय प्रक्रिया का प्रत्येक जीवन है, जो पूरा प्राकृतिक व्यवस्था है, वो जीवन के लिए उपयुक्त है। हमारे ग्रह में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ सारी चीज़ें एक संयत मात्रा में हैं, और मानवीय क्रियाओं के हनन के कारण ये असंतुलन आता है, जो अन्य ग्रहों में नहीं है। प्रकृति जीवन देती है, इसलिए प्रकृति को भारतीय ग्रंथों में माँ का दर्जा दिया गया है। ये पहले दिन की हमारी रिसर्च थी जिस पर बात की हमने, जो मैंने लिखा था वो मैंने पढ़ के सुनाया, तो हमें टोटल कुछ प्रक्रिया अब समझ में आने लगी है कि सिंपल है। कुछ गैसें होती हैं वायुमंडल में जो सूर्य के प्रकाश को सोखकर हमारे जीवन को बनाए रखती हैं, परंतु उस गैसों की जब अधिकता बढ़ना प्रारंभ होती है, जब वो गैसें एक सीमित मात्रा से होकर असीमित हो जाती हैं। असीमित कैसे होती हैं? मानवीय क्रियाओं द्वारा। मानवीय कारखाने होते हैं, औद्योगिक काल के पश्चात जो कारखाने आए और यातायात हो गया, अधिक भोग हो गया, ये सब कारक होते हैं जो इन गैसों की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो ये मैंने लिखा था, और कल ही मैंने कविता लिखी थी, इसको मैं आज पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि आदम से सब मानव, जानवर से इंसान बना, पर क्या यह विकास अभी अधूरा नहीं। प्रकृति से जन्म मिला, प्रकृति वह खुद है, वह मार रहा है खुद को, क्या वह मानव है। करता है दोहन, काटता है जंगल जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है और सीमित उसकी वातावरण में जो संतुलन है बनाए रखने में बहुत उपयोगी है। बनाता है कारखाना, वह गुलाम है मैं का, क्या वह मानव है। सोया जिसकी गोद में, सांसें मिली जिससे, पेट भरा जिसने, वह मार रहा है उसको, क्या वह मानव है। ये कविता पहले दिन के अपने रिसर्च में मैंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिखी थी, तो जिसके ऊपर मैंने कल भी इसके ऊपर मैंने
जो बात की थी। तो ये मेरी रिसर्च थी। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण जो कुछ फैक्ट्स हैं जलवायु परिवर्तन के